विवेक ने जब देखा कि नताशा ने अपने खून की कुछ बूंदें गिरने के बाद उस एविल गुरु के हाथ से पिल उठाई थी, तो विवेक ने उससे पूछा था कि उसने ऐसा क्यों किया। वह उस पिल को सीधे सीधे भी तो उठा सकती थी, तो उसे ये सब करने की क्या जरूरत थी। नताशा ने विवेक की बात सुनने के बाद फिर उसे समझाया कि वह बिना अपनी खून की बूंद को गरे इससे कुछ भी नहीं ले सकती है। नताशा और विवेक ये सारी बात करने के बाद एविल मास्टर के महल से बाहर आ जाते हैं। महल में से बाहर आने के बाद नताशा ने विवेक को कहा, तो ठीक है, अब तुम तो ब्लैक टॉवर में जाओगी, तो अब मैं चलती हूँ। नताशा की बात सुनकर विवेक तो कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि यह ब्लैक टॉवर है क्या। विवेक को तो ये भी नहीं पता था कि यह है कहाँ। और उसके बाद भी नताशा इतने यकीन के साथ कह रही है कि मैं वही जाऊंगा। विवेक ने फिर नताशा से ही पूछा, वैसे ये ब्लैक टॉवर है क्या और यह है कहाँ? क्या तुम मुझे इसके बारे में कुछ बता सकती हो? विवेक की बात सुनकर नताशा तो बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी, लेकिन फिर उसने अपनी हैरानी को छुपाया और फिर विवेक से कहा, ब्लैक टॉवर ही तो इस ब्लैक फॉरेस्ट का कंपटीशन है। ब्लैक टॉवर 7 मंजिल का एक टॉवर है और उसकी हर एक मंजिल पर एक नई मुश्किल आती है और तुम उन मुश्किलों को पार करके ही दूसरी मंजिल पर जा सकते हो और तुम्हें हर मंजिल की मुश्किल को पार करने पर एक रिवार्ड मिलेगा। नताशा की बात सुनकर विवेक के अब समझ में आ रहा था कि ब्लैक फॉरेस्ट की सबसे कीमती चीज ही ब्लैक टॉवर है, वरना जब से विवेक यहाँ आया था वह यही सोच रहा था कि जब इस ब्लैक फॉरेस्ट को बहुत पहले ही खोज लिया गया था तो अब तक इस फॉरेस्ट के ट्रेजर खत्म क्यों नहीं हुए। लेकिन अब विवेक की समझ में आ रहा था कि इस फॉरेस्ट के अंदर ट्रेजर सबको अपनी काबिलियत से ही मिलते हैं। नताशा ने फिर विवेक को बताना शुरू किया, और तुम्हें पता है, अगर तुम ब्लैक टॉवर में गए और तुमने वहां पर अगर सबसे ज्यादा ट्रेजर इनाम में जीत लिए तो उससे तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे दोनों दोस्तों को भी फायदा होगा। विवेक के इस बार नताशा की बात कुछ समझ में नहीं, क्योंकि अगर इनाम विवेक जीतेगा तो उससे फायदा उसके दोस्तों का कैसे होगा। 1 मिनट, अगर इनाम में जीतूंगा तो इससे मेरे दोस्तों का फायदा कैसे होगा? क्या जीतने वाले के दोस्तों को नॉर्थ कुंफू वाले भी इनाम देते हैं क्या? क्योंकि वह दोनों तो यहाँ आए नहीं तो ब्लैक टॉवर से तो उन्हें इनाम मिलेगा नहीं। विवेक ने अपना सिर खुजाते हुए कहा। विवेक की बात सुनकर नताशा हंसने लगी और फिर हंसते हुए ही बोली, तो मुझे लगता है कि तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। रुको रुको, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। नताशा ने फिर अपनी हंसी को रोका और फिर कहा, असल में बात तो यह है कि जो तुम्हारे दोस्त हैं ना, उन्हें पूरे नॉर्थ कुंफू अकेडमी में यह बात फैला दी है कि तुम इस बार ब्लैक टॉवर में से सबसे अच्छे और ज्यादा ट्रेजर लेकर जाओगे, और अब वह तुम्हारे ऊपर शर्त लगा रहे हैं जिसमें उस राजा के बेटे ने अपना सब कुछ उस शर्त में लगा दिया। और अब अगर तुम ब्लैक टॉवर की शर्त में हारते हो तो तुम्हारा तो कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हारे दोनों दोस्त ही कंगाल हो जाएंगे। नताशा की बात सुनकर विवेक को अब सब कुछ समझ में आ रहा था कि क्यों वीर उसे इस ब्लैक फॉरेस्ट में भेजने के पीछे पड़ा हुआ था और उसने उसे वह इतनी कीमती पिल ऐसे ही क्यों दे दी। विवेक को तो पहले से ही कुछ अजीब लग रहा था, क्योंकि वीर और कार्तिक जिस तरह से उसकी सेवा कर रहे थे उसमें उनका मतलब तो साफ था। विवेक फिर नताशा से कहा, अच्छा वैसे क्या तुम मुझे बता सकती हो क्या ये ब्लैक टॉवर है किस जगह पर? विवेक की बात सुनकर जितनी ज्यादा हैरान थी उसे इतना ज्यादा ही मजा भी आ रहा था, क्योंकि उसके दोस्तों ने उस इंसान के ऊपर पैसे लगा दिए जिसे यही नहीं पता कि उसे क्या करना है। नताशा फिर अपने हाथ को झटकती है और फिर उसकी स्पेस रिंग में से उसके हाथ में नक्शा आ जाता है और फिर नताशा नक्शा विवेक के हाथ में दे देती है। नताशा ने फिर एक टोकन को अपने हाथ में लेती है और फिर विवेक को कहा, देखो वैसे तो मैं जानती हूँ कि तुम ही हारोगे, लेकिन फिर भी मैं पैसे तुम्हारे जितने पर ही लगाऊंगी। इतना कहकर नताशा अपने हाथ में रखे टोकन तो तोड़ने वाली ही थी, लेकिन तभी उसे विवेक की आवाज आती है और फिर वह रुक जाती है। रुको रुको, 1 मिनट रुको, विवेक ने नताशा को रोकते हुए कहा। क्या हुआ, तुमने मुझे क्यों रोका? नताशा ने घबराते हुए कहा। क्या तुम्हारे हाथ में पोर्टल टोकन है? विवेक ने नताशा से पूछा। विवेक की बात सुनकर नताशा हैरान हो गई कि विवेक उससे ऐसा सवाल क्यों पूछ रहा है। ये तो हर कोई जानता है कि यह पोर्टल टोकन है और ये तो इसे भी मिला ही होगा। नताशा ने फिर विवेक को कहा, हाँ यह वही है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? विवेक नताशा की बात सुनकर हैरान हो गया था, जैसे कि उसने पोर्टल टोकन को पहली बार देखा हो। असल में बात तो यह है कि विवेक हैरान इसलिए नहीं हुआ था कि नताशा के पास ये टोकन है, वह तो हैरान इसलिए हो गया था क्योंकि वह टोकन उसके पास नहीं था और विवेक ने यह बात नताशा को बताई। ये टोकन मेरे पास तो नहीं है, विवेक ने हैरानी से कहा।
विवेक की बात सुनकर नताशा की तो फिर से हंसी छूट गई और वह जोर से हंसने लगी। नताशा ने फिर विवेक की तरफ देखा जो कि परेशान दिख रहा था और फिर अपनी हंसी को कंट्रोल करके बोली, मुझे लगता है कि तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें टोकन लेने ही नहीं दिया होगा। नताशा की बात सुनकर विवेक और परेशानी हो गया और फिर बोला, तो फिर मैं वापस कैसे जाऊंगा। विवेक के साथ इतनी देर से रहने की वजह से नताशा को इतना तो समझ में आ ही गया था कि विवेक को ज्यादा कुछ भी नहीं पता होता है, इसलिए उसे विवेक की बातों से अब ज्यादा हैरानी नहीं होती है। देखो, अगर अब तुम्हें वापस नॉर्थ कुंफू अकेडमी में जाना है तो अब तुम्हें पहले ब्लैक टॉवर के अंदर जाना होगा और उसके टेस्ट को पास करना होगा, उसके बाद ही तुम वापस नॉर्थ कुंफू अकेडमी में जा पाओगे, नताशा ने विवेक को समझाते हुए कहा। मतलब मुझे ब्लैक टॉवर में जाना होगा, लेकिन तुम मुझे पहले ये बताओ कि अगर मैं टेस्ट में फेल हो गया तो फिर मैं वापस कैसे जाऊंगा। विवेक ने नताशा से पूछा। नताशा ने विवेक की बात सुनकर उससे फिर बताया, नहीं ऐसा नहीं है, अगर तुम एक बार ब्लैक टॉवर के अंदर चले गए तो तुम ब्लैक टॉवर का पोर्टल इस्तेमाल कर सकते हो, फिर चाहे तुम टेस्ट को पास करो या फेल। नताशा विवेक को सारी बात बताने के बाद अपना टोकन तोड़ देती है, जिसके बाद वह वहां से चली जाती है। नताशा को वहां से जाते हुए देखकर दूर छुपी हुई भूमि अपने पास खड़ी रोशनी से कहती है, वह लड़की तो यहाँ से चली गई। कोई बात नहीं, हमारा टारगेट वह लड़की नहीं है बल्कि यह लड़का है, तो हमें सिर्फ इस पर ध्यान देना चाहिए। और वैसे भी उस लड़की के जाने से तो हमारा ही काम आसान हो गया है, वरना अगर वह लड़की यहाँ पर होती तो हमें उससे भी निपटना होता। रोशनी ने भूमि से कहा। रोशनी और भूमि आपस में बातें ही कर रही थी, वही तभी विवेक ने नक्शे में देखा कि उसे कहाँ जाना है और फिर जिस जगह पर उसे जाना था उस जगह की ओर भागने लगा। विवेक इस तरह भागता देख रोशनी और भूमि भी उसके पीछे ही भागने लगी। नॉर्थ कुंफू अकेडमी में एक बड़े से थमले जैसे पत्थर को घेरे बहुत से स्टूडेंट खड़े थे और उस पत्थर के पास ही एक मेज और एक चेयर रखी थी जिस पर एक लड़का बैठा हुआ था और उसकी मेज के ऊपर अलग अलग प्रकार के सोना चांदी के गहने, सोने चांदी के सिक्के और बहुत से कीमती ट्रेजर भी रखे थे। और इतना ही नहीं बल्कि वहां बहुत से स्टूडेंट और बहुत सोने के सिक्के ट्रेजर मेज के सामने खड़े लड़के को दिए ही जा रहे थे। लो मेरे 10,000 सोने के सिक्के, मेरी 4th ग्रेड की पिल पूरे 15,000 की है। लो पहले मुझे से लो। नहीं नहीं, पहले मुझसे लो। रुको, तुम पहले मुझसे लो, लेडीज फर्स्ट, सुना नहीं क्या। इस तरह की बातें ही वहां हो रही थी। रुको, एक एक करके दो। अरे तुम अपना नाम तो बताओ। अरे भाई, एक मिनट रुक जाओ। मेज के सामने खड़े हुए लड़के ने सबसे उनके सामान को लेते हुए कहा। मेज पर बैठा लड़का कोई और नहीं बल्कि वीर ही था, और जो लड़का सबसे उनके ट्रेजर ले रहा था वो कोई और नहीं बल्कि कार्तिक ही था। वीर और कार्तिक ने जो विवेक के जितने पर शर्त लगाई थी उसकी खबर पूरी नॉर्थ कुंफू अकेडमी में फैल गई थी और यहाँ हर कोई विवेक के टेस्ट के लिए यहाँ पर शर्त लगाने के लिए आए थे। अब तक जितने भी स्टूडेंट ने विवेक के ऊपर शर्त लगाई थी उन्हें पूरा भरोसा था कि वह ये शर्त जीतेंगे ही जीतेंगे, क्योंकि उन सबने विवेक के जीतने पर नहीं बल्कि उसके हारने पर पैसे लगाए थे। हर किसी को यही लग रहा था कि विवेक तो हारेगा ही हारेगा। विवेक के जीतने पर अभी तक सिर्फ 3 इंसान ने ही अपने पैसों को लगाया था, जिसमें से पहला वीर, और दूसरा कार्तिक, और तीसरा जिसके बारे में किसी को नहीं पता, वह बस पैसे लगाकर वहां से चला गया था। ब्लैक फॉरेस्ट में विवेक भी अब भागते हुए ब्लैक टॉवर के सामने आ गया था और अब उसके अंदर जाने के लिए तैयार हो गया था। विवेक फिर उस ब्लैक टॉवर के गेट के पास जाकर उसके गेट को खोलने के लिए अपना हाथ उस पर जैसे ही रखता है उसके हाथ में कट का झटका लगता है, जिस वजह से विवेक अपना हाथ उस पर से तुरंत हटा लेता है। विवेक फिर उस गेट को खोलने के लिए कई और कोशिश करता है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है। विवेक कभी तो उस गेट पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है तो कभी उस पर लात मारता है, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं होता है। विवेक के अब समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए, वह वापस कैसे जाएगा जब वह इसके अंदर जाकर टेस्ट ही नहीं दे पाएगा। लेकिन फिर तभी विवेक के कानों में एक आवाज आती है। क्या हुआ, तुम अंदर क्यों नहीं जा रहे हो, एक लड़की ने विवेक की तरफ आते हुए कहा। विवेक जब पीछे मुड़कर देखा तो उसकी तरफ 2 लड़की चली आ रही थी, जिसमें से एक रोशनी और दूसरी भूमि थी। विवेक ने जब इन दोनों को देखा तो उसे लगा कि भगवान ने उसकी मदद के लिए 2 फरिश्तों को भेजा है। क्या तुम्हें पता है कि इस ब्लैक टॉवर के अंदर कैसे जाया जा सकता है? विवेक ने रोशनी और भूमि की तरफ आते हुए कहा। विवेक की बात सुनकर रोशनी और भूमि दोनों ही हैरान हो गई थी, क्योंकि विवेक को इतनी कॉमन बात भी नहीं पता थी। लेकिन कुछ भी हो, इससे फायदा तो उनका ही हुआ।
विवेक की स्पीड उन दोनों से बहुत तेज थी और वह यहाँ पर उन दोनों से पहले ही आ गया था, और अगर उसे पता होता कि इसके अंदर कैसे जाया जा सकता है तो विवेक अभी तक उसके अंदर भी चला जाता, तो फिर उनका मिशन तो फेल ही हो जाता, तो फिर उन्हें कोई भी ट्रेजर नहीं मिलता। विवेक और नताशा जब एविल मास्टर के महल से बाहर आए तो नताशा ने विवेक से ब्लैक टॉवर के बारे में पूछा, लेकिन विवेक को तो ब्लैक टॉवर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो नताशा ने विवेक को ब्लैक टॉवर के बारे में बताया और फिर उसे ब्लैक टॉवर तक जाने के लिए एक नक्शा दे दिया और फिर वहां से चली गई। विवेक भी नताशा से नक्शा लेने के बाद भागकर उस ब्लैक टॉवर तक जाने लगा। विवेक ने ब्लैक टॉवर के सामने आने के बाद उसके अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन वह इसके अंदर नहीं जा पा रहा था। तभी वहां कोई उसकी मदद करने के लिए आता है। रोशनी ने इस बार तो अपने मन में पक्का सोच लिया था कि वह यहाँ से विवेक को मारकर ही जाएगी। विवेक वह पहला इंसान है जिसने रोशनी को इतना ज्यादा परेशान कर दिया है। रोशनी ने कहा, क्या तुम ब्लैक टॉवर के अंदर नहीं जा पा रहे हो? हाँ, वो पता नहीं क्यों जब भी अंदर जाने की कोशिश करता हूँ तभी एक जोर का झटका लगता है, विवेक ने अपना सिर खुजाते हुए कहा। वैसे क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? विवेक ने उम्मीद भरी आंखों से रोशनी की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम इसके अंदर कैसे जा सकते हो, रोशनी ने एक मुस्कान के साथ विवेक को कहा। रोशनी ने अपने मन ही मन में विवेक को मारने के प्लान बना लिया था। वह पहले विवेक की मदद करेगी और फिर उसकी मदद का नाटक करते हुए उसे एक पिल देगी जिससे उसका लेवल बढ़ सके, लेकिन वह उस पिल में जहर मिलाकर देगी जिससे विवेक का लेवल तो बढ़ेगा लेकिन साथ ही साथ उसकी सांसें भी बंद हो जाएगी। रोशनी फिर विवेक को ब्लैक टॉवर के अंदर जाने के तरीके के बारे में बताती है। रोशनी पहले विवेक के हाथ में से थोड़ा सा खून निकालती है और फिर उसके हाथ को ब्लैक टॉवर के गेट पर लगा देती है। विवेक के हाथ का खून लगते ही ब्लैक टॉवर के गेट में चमक मारने लगती है। रोशनी ने फिर मुस्कुराकर विवेक से कहा, अब कुछ ही देर में ही गेट अपने आप खुल जाएगा। रोशनी की बात सुनकर विवेक की आंखों में तो चमक आ जाती है और फिर वह रोशनी को धन्यवाद करता है और वही ब्लैक टॉवर के सामने ही बैठकर उसके गेट के खुलने का इंतजार करने लगता है। विवेक को इस तरह ब्लैक टॉवर के गेट के सामने आराम से बैठकर उसके खुलने का इंतजार करते हुए देखकर रोशनी और भूमि दोनों को ही हैरानी होती है। उन दोनों ने आज तक अपनी जिंदगी में किसी को अपने किसी भी टेस्ट से पहले इतनी आराम से बैठते हुए नहीं देखा। आमतौर पर अगर किसी का कोई टेस्ट हो तो, और वह खासकर ब्लैक टॉवर टेस्ट हो, तो सामने वाला नर्वस होता है और कल्टीवेशन करके अपने लेवल को बढ़ाता है। लेकिन विवेक तो यहाँ इतने आराम से बैठा जैसे कि टेस्ट देने नहीं बल्कि पिकनिक पर आया है। रोशनी फिर इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती और फिर अपने हाथ को झटककर अपनी स्पेस रिंग में से एक बॉक्स को निकाल लेती है और फिर उसे विवेक के पास लेकर जाती है। रोशनी ने विवेक के पास जाकर उसे कहा, विवेक, मुझे लगता है कि अभी तुम्हें अपना लेवल बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। ये देखो, इससे तुम्हें अपना लेवल बढ़ाने में आसानी होगी। रोशनी ने अपने हाथ में रखे बॉक्स को विवेक को दिखाते हुए कहा। उस बॉक्स में एक गोल पीले रंग की पिल रखी हुई थी। देखने में वह बेहद कीमती लग रही थी। इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद, पर मेरे पास ये पहले से ही है तो मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, विवेक ने रोशनी को मना करते हुए कहा। विवेक की बात सुनकर रोशनी ने मुस्कुराकर उस बॉक्स को वापस अपनी स्पेस रिंग में रख लिया और फिर भूमि के पास जाकर बैठ गई। अब क्या होगा, इसने तो पिल खाए ही नहीं, भूमि ने रोशनी से घबराकर पूछा। रुको, मैं कुछ सोचती हूँ, रोशनी ने कहा। रोशनी अब सोच रही थी कि वह विवेक को किस तरह से मार सकती है। विवेक ने तो उसके प्लान को फेल कर दिया है। रोशनी फिर कुछ सोचती है और फिर अपनी स्पेस रिंग से एक खाने की कटोरी निकालती है। उस खाने की कटोरी में सूप रखा हुआ था और उसमें से मन को मोह लेने वाली सुगंध बाहर आ रही थी, जो कि विवेक को उसकी तरफ खींची ले जा रही थी। विवेक का मन कर रहा था कि वह जाए और उस सूप को रोशनी के हाथ में से छीनकर खुद ही पी जाए। रोशनी फिर उस सूप को विवेक के पास लेकर जाने लगती है और रोशनी के पीछे पीछे भूमि भी विवेक की तरफ जाने लगती है, क्योंकि जो हाल विवेक का हो रहा था वही हाल भूमि का भी था। भूमि का मन भी यही कर रहा था कि वह उस सूप को तुरंत पी जाए। विवेक, क्या तुम इस सूप को पीना चाहोगे? रोशनी ने विवेक के पास आकर उसकी तरफ सूप करके कहा। रोशनी ने जैसे ही विवेक की तरफ उस सूप की कटोरी को करा, विवेक का मन कर रहा था वह उस सूप को उसके हाथ में से लेकर पी जाए। विवेक रोशनी को मना करना चाहता था लेकिन कर नहीं पा रहा था। ठीक है, इतना कहकर विवेक ने रोशनी के हाथ में से उस सूप को लेकर बिना एक पल की भी देरी करे तुरंत उसे अपने होठों से लगा लिया और उसे पीने लगा।
विवेक ने फिर आधा सूप पीने के बाद जब उस कटोरी को अपने होठों से हटाया तो उसने देखा कि भूमि उसकी तरफ इस तरह देख रही थी जैसे कि उसके हाथ में अमृत हो और वह उसे पीना चाहती हो। क्या तुम इसे पीना चाहती हो? विवेक ने सूप की कटोरी को भूमि की तरफ करते हुए कहा। रोशनी ने जैसे ही देखा कि विवेक सूप की कटोरी को भूमि देने वाला है तो वह उसे तुरंत मना करने वाली थी, लेकिन उसके मना करने से पहले ही भूमि ने विवेक के हाथ में से सूप की कटोरी को लेकर अपने होठों से लगा ली, और फिर भूमि के पतले होठों से वह सूप उसके मुंह में जाने लगी, और फिर गले से नीचे उतरकर उसके पेट में। रोशनी ने जैसे ही उस सूप को खत्म करा तो उसे अपना पेट भरा हुआ लगा और वह नीचे जमीन पर ही लेट गई। जब तक उन दोनों ने सूप को खत्म किया तो तब तक ब्लैक टॉवर का गेट भी खुल गया था और विवेक फिर खड़ा होकर ब्लैक टॉवर के अंदर जाने के लिए तैयार हो गया था। विवेक ने जैसे अपना कदम ब्लैक टॉवर की तरफ बढ़ाया तो उसके पूरे शरीर में गर्मी फैल गई। विवेक को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके नीचे किसी ने आग जला दी हो, और फिर धीरे धीरे करके विवेक को अपना पूरा शरीर भारी लगने लगा। विवेक अब ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर किसी ने एक पहाड़ रख दिया हो, और फिर विवेक नीचे पड़ी भूमि के ऊपर गिर गया। भूमि का हाल भी इस वक्त बिल्कुल ऐसा ही था जैसा कि विवेक का। भूमि को भी अपना शरीर भारी भरकम लग रहा था और वह अपने हाथ को भी नहीं हिला पा रही थी। भूमि के ऊपर इस वक्त गिरा हुआ था और विवेक का पूरा शरीर भूमि के शरीर से टच हो रहा था, और इस वक्त वह दोनों इतने ज्यादा करीब थे कि वह दोनों ही एक दूसरे की सांसों को महसूस कर पा रहे थे। भूमि के गाल इस वक्त शर्म से लाल हो गए थे, और उसका मन कर रहा था कि वह विवेक को एक लात मारकर दूर कर दे, जैसा कि उसने पहले किया था, लेकिन इस बार वह ऐसा नहीं कर पा रही थी। वह अपने शरीर का एक भी हिस्से को नहीं हिला पा रही थी। विवेक अब समझ गया था कि उसके साथ धोखा किया गया है। उसे वह पिल दी गई है जो कि उसने नताशा को दी थी और जिससे नताशा पैरालाइज हो गई थी, लेकिन जो पिल उसे दी गई है वह उससे बढ़े ग्रेड की है। विवेक ने फिर अपनी आवाज को भारी करते हुए कहा, कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। रोशनी ने इतना कहा, और फिर अपने हाथ को झटककर अपनी स्पेस रिंग में से एक अगरबत्ती निकाल ली, और उसे जलाकर विवेक और भूमि के पास लगा दिया। जो अगरबत्ती रोशनी ने उन दोनों के पास लगाई थी वह डिमन को आकर्षित करने के लिए लगाई जाती। जो भी किसी डिमन को मारने के लिए जाता है, और उसे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस अगरबत्ती का इस्तेमाल करते हैं। रोशनी ने यह अगरबत्ती यहाँ इसलिए लगाई ताकि कोई डिमन आकर इन्हें यहाँ मार दे, और सबको ये लगे कि यह किसी डिमन के हाथों मारे गए हैं, इसमें किसी इंसान का हाथ नहीं है। रोशनी को उनके पास अगरबत्ती लगाकर जाते देख भूमि ने उसे रोकते हुए कहा, रोशनी तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? पहले मुझे इसका एंटीडोट तो दे दो। भूमि की बात सुनकर रोशनी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, और फिर उसने मुस्कुराकर ही कहा, ओह भूमि तुम तो जानती ही हो अगर तुम बच जाती हो तो मुझे अपने ट्रेजर तुम्हारे साथ बांटने पड़ेंगे, लेकिन अगर तुम मर जाती हो तो तुम्हारे ट्रेजर तो मुझे मिलेंगे ही, ऊपर से एक साथ ही खोने के लिए उसके नाम के भी ट्रेजर मिलेंगे। रोशनी की बात सुनकर भूमि के तो होश ही उड़ गए। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसे रोशनी धोखा देगी। वह रोशनी को अपनी बहन के जैसा मानती थी, और वैसे भी रोशनी भूमि के साथ काफी वक्त से काम कर रही थी तो भूमि को उस पर भरोसा होता जा रहा था, लेकिन आज रोशनी ने उसके भरोसे को एक ही पल में चकनाचूर कर दिया। भूमि ने फिर रोते हुए कहा, देखो मुझे कोई ट्रेजर नहीं चाहिए, मेरे ट्रेजर भी तुम ही रख लेना, बस तुम मुझे बचा लो। तुम तो मुझे अपनी बहन मानती थी ना, तो अब तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? देखो तुम ना मुझे माफ कर देना, पर तुम चिंता मत करना, मैं भगवान से तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूंगी। रोशनी ने भूमि को इतना कहा, और उसे वही छोड़कर चली गई। रोशनी के वहां से जाते ही विवेक ने अपनी मेंटल आई को एक्टिवेट करता है, और देखता है कि उनकी तरफ कोई डिमन तो नहीं आ रहा। विवेक को अपनी मेंटल आई की डोमेन में उनकी तरफ एक व्हाइट टाइगर आता हुआ दिख रहा था, जिसे देखकर विवेक की समझ में ये तो आ गया था कि अगर उसने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो आज तो वह और भूमि दोनों ही मरने वाले हैं। रोशनी के जाने के बाद से ही भूमि की हालत तो इस तरह की हो गई कि वह तो अब कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, बस उसकी आंखों से आंसू ही बह रहे थे, उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गई थी। विवेक ने व्हाइट टाइगर को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर गोल्डन ड्रैगन से मदद मांगी। क्या तुम सभी डिमन को हमसे कुछ देर के लिए दूर रख सकते हो? विवेक ने फिर अपने आप पर कंट्रोल किया, और फिर कहा, ठीक है, अगर मैं जिंदा बच गया तो तुम्हें बहुत से ट्रेजर दूंगा और कल्टीवेशन करने की चीजें भी। विवेक की बात सुनकर गोल्डन ड्रैगन ने तुरंत हाँ कर दिया।
गोल्डन ड्रैगन की एनर्जी बहुत दिनों में बढ़ी थी और उसे वह इस तरह बेकार नहीं करना चाहता था, लेकिन अब विवेक ने उसे ट्रेजर का ऑफर दिया है तो वह उसे मना भी नहीं कर सकता है। विवेक ने रोशनी और भूमि से ब्लैक टॉवर का गेट खोलने के लिए मदद मांगी थी, और रोशनी ने विवेक की मदद कर भी दी थी, जिसके बाद ब्लैक टॉवर का गेट खुलने लगा था, लेकिन उसमें थोड़ा समय लग रहा था, इसलिए वह वही उसके सामने जमीन पर बैठ गया था। फिर कुछ देर बाद रोशनी ने एक कटोरी सूप अपनी स्पेस रिंग में से निकाली, जिसकी सुगंध विवेक को अपनी तरफ खींची जा रही थी, और फिर विवेक और भूमि ने उस सूप को पिया तो भूमि तो वही जमीन पर बैठ गई थी और विवेक खड़ा होकर ब्लैक टॉवर की तरफ ही बढ़ा था। तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस दिया और फिर वह भूमि के ऊपर गिर गया। विवेक के समझ में आ गया था कि उसके सूप में कुछ मिलाया गया था और उसके साथ धोखा हुआ है, और फिर वह देखता है कि रोशनी ने उसके पास डिमन को आकर्षित करने वाली अगरबत्ती लगा दी थी और वहां से भाग गई है थी। विवेक ने फिर अपनी मेंटल आई से चेक किया था कि उनकी तरफ एक व्हाइट टाइगर डिमन आ रहा है, जिसे देखकर विवेक ने गोल्डन ड्रैगन से मदद मांगी और बदले में उसे बहुत से ट्रेजर देने की बात की, और गोल्डन ड्रैगन भी उसकी बात मान गया। गोल्डन ड्रैगन विवेक के दिमाग से बाहर आ जाता है और फिर अपने असली रूप में आ जाता है, जिसकी एनर्जी से उनकी तरफ आ रहा व्हाइट टाइगर रुक जाता है और फिर उस एनर्जी के उल्टी तरफ भागने लगता है। गोल्डन ड्रैगन की एनर्जी अपने असली रूप में बहुत ज्यादा थी, जिस वजह से उनकी तरफ अब कोई भी डिमन नहीं आ रहा था। भूमि ने जब इतनी ज्यादा डिमन की एनर्जी अपने पास महसूस की तो उसकी रूह भी अंदर तक कांप गई और वह जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगी, मुझे मत खाओ, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे मत मारो। गोल्डन ड्रैगन को जब लगा कि भूमि उसकी एनर्जी से डर गई है तो उसने उसके साथ मजाक करने की सोची और फिर कहा, मैं हूँ सर्व महाशक्तिशाली गोल्डन ड्रैगन जो अब तुम्हें कच्चा ही खा जाएगा। भूमि ने जब किसी डिमन की आवाज सुनी तो उसने अपनी आंखें खोलकर देखी कि उसके सामने कौन सा डिमन है, और जब उसने देखा कि उसके सामने इस वक्त एक डिमन है तो उसके तो होश ही उड़ गए। उसकी यो कुछ बोलने तक की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। वो अपने डर को बाहर निकालने के लिए जोर से चिल्लाना चाहती थी, पर उसके हल्क से कोई भी शब्द बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। गोल्डन ड्रैगन जब तक भूमि के साथ मजाक कर रहा था, तब तक विवेक ने अपनी एनर्जी को अपने पूरे शरीर में पहुंचाना शुरू कर दिया और अपने आप को ठीक करने लगा। विवेक ने कुछ ही देर में अपने आप को ठीक कर लिया और फिर खड़ा हो गया। विवेक ने सबसे पहले खड़ा होकर अपने पास जल रही अगरबत्ती में जोर से लात मारकर उसे अपने से दूर कर दिया। विवेक को ठीक होकर खड़ा होते हुए देखकर गोल्डन ड्रैगन भी अपने नॉर्मल रूप में आ गया और जाकर विवेक के कंधे पर बैठ गया। विवेक ने फिर अपना हाथ झटककर अपनी स्पेस रिंग में से एक पिल को बाहर निकाल लिया और उसे भूमि के मुंह में डाल दिया, और फिर उसे बिना कुछ कहे ही ब्लैक टॉवर के अंदर चला गया। विवेक का मन तो कर था कि वह भूमि को वही उसी हालत में छोड़कर चला जाए, क्योंकि भूमि भी विवेक को धोखा देना चाहती थी, लेकिन विवेक ऐसा कर नहीं पा रहा था। ऐसा करने के लिए उसका जमीर उसका साथ नहीं दे रहा था, इसलिए वह भूमि को पिल देकर सीधा ब्लैक टॉवर में चला गया। भूमि पिल खाने के कुछ ही देर में ठीक हो गई थी और अब हिल डुल पा रही थी। भूमि को अपने ऊपर शर्म आ रही थी। वह अब एक बार विवेक से माफी मांगना चाहती थी और उसे उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद करना चाहती थी। भूमि इतना सोचकर अपना टोकन निकालती है और फिर उसे तोड़ देती है, जिसके बाद वह ब्लैक फॉरेस्ट में से टेलीपोर्ट होकर नॉर्थ कुंफू अकेडमी में चली जाती है। नॉर्थ कुंफू अकेडमी में उस बड़े से थमले जैसे पत्थर के ऊपर बहुत से स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ था और उसे बहुत स्टूडेंट घेर कर भी खड़े थे। वही उसी बड़े से पत्थर के सामने वीर और कार्तिक भी अब उसी मेज के सामने दो कुर्सी को बिछाकर बैठे थे। विवेक अभी तक ब्लैक टॉवर के अंदर क्यों नहीं गया? कार्तिक ने घबराहट में वीर से पूछा। तुम घबराओ मत, वह जल्दी ही ब्लैक टॉवर के अंदर भी आ जाएगा, क्योंकि उसके पास और कोई दूसरा चारा भी नहीं है, वीर ने विवेक के पोर्टल टोकन को हवा में उड़ाते हुए कहा। वह दोनों बात कर ही रहे थे तभी थमले जैसे पत्थर पर कुछ नए शब्द आते हुए दिखते हैं। विवेक रॉय 1 मंजिल। विवेक अब ब्लैक टॉवर के अंदर आ गया था और ये देखकर अब कार्तिक और वीर को चैन मिलता है। तभी उन दोनों की मेज के सामने एक लड़का आकर खड़ा हो जाता है। कार्तिक और वीर जब उस लड़के को देखते हैं तो वह उन्हें जाना पहचाना लगता है। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि संजय था। मैं शर्त लगाना चाहता हूँ, संजय ने वीर और कार्तिक को कहा। नहीं, अब शर्त लगाने का टाइम खत्म हो गया है, वीर ने संजय को बताया। वीर की बात सुनकर संजय को गुस्सा आ गया, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर शर्त लगाना चाहता था और इसीलिए उसने अपने हाथ की रिंग को निकालकर मेज पर धर दिया।
मैं 10 लाख सोने के सिक्के को शर्ट में लगाना चाहता हूँ, संजय ने अपनी रिंग को मेज पर रखते हुए कहा। वीर ने संजय की बात सुनकर उस रिंग को उठाकर देखा, जो कि पूरी तरह गोल्डन थी और सोने की बनी हुई थी, और उसके अंदर से एक आकर्षण कर लेने वाली चमक बाहर निकल रही थी। वीर ने उस रिंग को अच्छे से देखा और फिर कहा, तुम्हारी रिंग है तो बड़ी कीमती, लेकिन जितने सोनों के सिक्के की तुमने शर्त लगाई है, उतने सोने के सिक्के की यह है नहीं। मेरे अंदाजे से तो ये लगभग 1 लाख सोनों के सिक्के की ही होगी। वीर एक राजा का बेटा था, तो उसे इन सब चीजों के बारे में अधिक जानकारी है, और वही बिल्कुल साफ साफ बता सकता है कि यह रिंग 10 लाख सोनों के सिक्के की हो ही नहीं सकती है। वीर की बात सुनने के बाद वहां खड़ा हर इंसान हैरान हो गया था, क्योंकि वहां जितने भी स्टूडेंट खड़े थे उन सबको इस रिंग के बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं पता था। संजय ने जैसे ही 10 लाख सोने के सिक्के को शर्ट पर लगाने की बात की तो सभी स्टूडेंट का ध्यान उसकी तरफ चला गया था। संजय ने जितने सोनों के सिक्के को शर्ट पर लगाया था, वह बाकी जितनी भी चीजें अभी तक शर्ट पर लगी थी वह उन सबसे तो ज्यादा ही था। संजय ने जैसे ही वीर की बात सुनी तो उसने उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानता था कि वीर जो भी कह रहा वह सब सच है। और फिर उसने अपने हाथ को झटका और अपनी स्पेस रिंग में से एक कागज के टुकड़े को निकाल लिया और फिर वह वीर को दे दिया। वीर ने संजय के हाथ से उस टुकड़े को ले लिया और फिर पकड़ अपनी स्पेस रिंग में रख लिया। वीर ने उस कागज के टुकड़े को अपनी स्पेस रिंग में रखने के बाद संजय से कहा, ठीक है, तो तुम्हारी 10 लाख रुपए की शर्त लग गई है। वहां खड़ा हर स्टूडेंट वीर की बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया और हर कोई यह जानना चाहता था कि उस एक कागज के टुकड़े में ऐसा क्या था जो उसकी कीमत लगभग 10 लाख सोने के सिक्के के बराबर हो गई थी। संजय यहाँ पर शर्त लगाने इसलिए आया था क्योंकि वह वीर, कार्तिक और विवेक को सबक सिखाना चाहता था। विवेक ने 2 बार उसके कपड़े लूटे थे और वह इस बात का बदला लेना चाहता था। संजय यहाँ ये सोचकर आया था कि वह यहाँ पर शर्त में ज्यादा से ज्यादा से सोने के सिक्के को लगा देगा, और विवेक तो हारेगा ही, तो फिर ये तीनों रास्ते पर आ जाएंगे और तब वह इन्हें असली सबक सिखाएगा। संजय ये सब सोच ही रहा था, तभी थमले पर फिर से कुछ शब्द आते हैं और सब उन्हें देखते हैं जहाँ लिखा हुआ था पार्थ सिंह। संजय ने जैसे ही यह शब्द देखे तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वह सोचने लगा कि अब तो विवेक का जितना नामुमकिन है। असल में संजय ने इतनी ज्यादा कीमत अगर शर्ट में लगाई है तो वह सिर्फ और सिर्फ पार्थ की वजह से। पार्थ इस बार का सबसे होनहार स्टूडेंट था और इसने एंट्रेंस एग्जाम में भी पहला स्थान प्राप्त किया था। संजय को पूरा यकीन था कि पार्थ को कोई हरा ही नहीं सकता है। ब्लैक टॉवर में विवेक जैसे ही ब्लैक टॉवर के अंदर गया तो उसका गेट तुरंत बंद हो गया, और फिर विवेक ने देखा कि वह कमरा बिल्कुल खाली है और उसमें रोशनी के लिए मसाल लगाई गई है, और फिर उसे उस कमरे में आगे की तरफ एक फॉर्मेशन दिखाई दी। विवेक के कंधे पर अभी भी गोल्डन ड्रैगन बैठा हुआ था। उसने जैसे ही उस फॉर्मेशन को देखना तो फिर वह तुरंत विवेक के कंधे पर से उठकर उस फॉर्मेशन के पास चला गया। गोल्डन ड्रैगन ने फॉर्मेशन के पास जाने के बाद उसे ठीक करने लगा। गोल्डन ड्रैगन के लिए बड़ी बड़ी फॉर्मेशन को ठीक करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, उसके लिए तो यह उसके बाएं हाथ का खेल था। गोल्डन ड्रैगन ने उस फॉर्मेशन को कुछ ही पल में ठीक कर दिया, और जैसे ही वह फॉर्मेशन ठीक हुई तो उसके सामने एक और नया गेट खुल गया और उसके सामने एक बॉक्स आ गया। गोल्डन ड्रैगन ने जैसे ही उस बॉक्स को देखा तो उसने उसे तुरंत जाकर खोल दिया। गोल्डन ड्रैगन ने उस बॉक्स को खोलकर देखा कि उस बॉक्स में एक पिल रखी है। गोल्डन ड्रैगन ने जैसे ही पिल को देखा तो उसने बिना कुछ सोचे समझे ही उस पिल को खा लिया और फिर नए खुले हुए गेट के अंदर चला गया। गोल्डन ड्रैगन को इस तरह पिल खाते हुए देखकर विवेक का तो सिर ही चकरा गया। गोल्डन ड्रैगन ने एक बार भी यह नहीं सोचा था कि उसे इस पिल को एक बार विवेक को भी दिखा देना चाहिए, यह उसके भी काम आ सकती है, बस उसे तो अपने आप से ही मतलब है। फिर विवेक गोल्डन ड्रैगन के बारे में सोचते हुए उस दूसरे कमरे में गोल्डन ड्रैगन के पीछे पीछे जाने लगा। विवेक ने दूसरे कमरे में आकर देखा कि यह कमरा दूसरे वाले कमरे से बिल्कुल अलग है। इस कमरे में पहले वाले कमरे से ज्यादा गर्मी और एनर्जी महसूस हो रही थी, जो कि साइड में नीचे बह रही लावा की नदी से आ रही थी। विवेक को यहाँ पर इतनी ज्यादा एनर्जी महसूस कर पा रहा था जितनी उसने आज से पहले कभी भी महसूस नहीं करी थी। विवेक जब पहले भी कार्तिक और वीर के साथ एनर्जी होल में जाता था तो उसे वहां भी इतनी ज्यादा एनर्जी महसूस नहीं होती थी जितनी उसे यहाँ हो रही है। विवेक ने फिर अपने आसपास देखा तो उसे एक गेट मिला जिस पर कोई भी फॉर्मेशन नहीं लगी हुई थी। इसका मतलब यह था कि विवेक इस टेस्ट को आसानी से पार कर सकता है और उसे यहाँ पर कोई भी टेस्ट नहीं देना पड़ेगा।
विवेक सोच रहा था कि अगर इस टेस्ट में कुछ करना ही नहीं है तो स्टूडेंट यहाँ पर फेल कैसे हो सकते हैं। बस यही एक बात थी जो कि विवेक की समझ में नहीं आ रही थी। गोल्डन ड्रैगन ने अपने असली रूप में आकर विवेक और भूमि की जान बचाई थी, जिसके बाद विवेक ब्लैक टॉवर के अंदर चला गया था। विवेक के ब्लैक टॉवर के अंदर जाते ही उसका नाम नॉर्थ कुंफू अकेडमी में रखे उस बड़े से थमले पर आ गया था। और फिर संजय ने वहां पर 10 लाख सोने के सिक्के की शर्त लगा दी थी, जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो गया था। लेकिन संजय को पूरा यकीन था कि वह इस शर्त को जरूर जीतेगा, क्योंकि उसके अंदाजे से इस बार पार्थ सिंह ही सबसे होनहार स्टूडेंट था। और वही विवेक अब पहले टेस्ट को पास करके दूसरे टेस्ट में आ गया था। विवेक उस लावा की नदी को बहते हुए देख रहा था और उसकी एनर्जी को महसूस कर रहा था। तभी गोल्डन ड्रैगन अपने असली रूप में आता है और फिर उस लावा की नदी में कूद जाता है। गोल्डन ड्रैगन को ऐसा करते हुए देख विवेक उससे पूछता है, तुम इस नदी में जाकर क्या करना चाहते हो? इस लावा की नदी में बहुत ज्यादा एनर्जी है और यह मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, और अगर तुम चाहो तो तुम भी इस नदी का फायदा उठा सकते हो। गोल्डन ड्रैगन की बात सुनकर विवेक को अपने लेवल को बढ़ाने का एक मौका मिलता है और फिर वह भी उस नदी में कूदने के लिए तैयार हो जाता है। विवेक को नदी में कूदने के लिए तैयार होते हुए देखकर गोल्डन ड्रैगन उसे तुरंत रोक देता है। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम इस लावा में कूदते हो तो तुम इसमें गिरते ही राख बन जाओगे। इससे अच्छा तो यही होगा कि तुम इसकी एनर्जी से ऊपर बैठकर ही कल्टीवेशन करो, गोल्डन ड्रैगन ने विवेक को रोकते हुए कहा। गोल्डन ड्रैगन के विवेक को लावा में कूदने को मना करने की वजह से विवेक वहीं पर बैठकर कल्टीवेशन करने लगा। और वहीं पर नॉर्थ कुंफू अकेडमी में रखे हुए थमले के ऊपर अब कुछ नंबर दिखाई दे रहे थे। विवेक रोया -2 और पार्थ सिंह 3। पार्थ दूसरी मंजिल पर नहीं रुका था और सीधा तीसरी मंजिल पर चला गया था। विवेक उस लावा की नदी में से निकलती हुई एनर्जी से लगभग 30 मिनट से कल्टीवेशन कर रहा था, लेकिन उसकी एनर्जी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और फिर अचानक से विवेक को अपने पास बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस होती है। विवेक के पास अचानक से बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है, जो कि विवेक के चारों तरफ फैलने लगती है। और फिर वह एनर्जी विवेक को लावा की तरफ धकेलने लगती है। विवेक को जब महसूस होता है कि वह लावा की तरफ खींचे जा रहे हैं, तो वह अपने आप को रोकने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन विवेक अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोक पा रहा होता है और लावा की तरफ खिसकता जा रहा होता है। विवेक जिस जगह पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था, वह अब उस जगह से खिसककर उस जगह पर आ गया कि अगर वहां कोई हवा भी चले तो विवेक सीधा लावा में गिर जाए। विवेक को इतना तो पता था कि इस टेस्ट में किसी भी स्टूडेंट की जान नहीं जाती है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट इस लावा में गिर जाए तो वह इस टेस्ट से बाहर हो जाता है। और विवेक अगर इस टेस्ट से बाहर हो जाता है तो उसके दोनों दोस्त सड़क पर आ जाएंगे, और विवेक ऐसा कभी नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसके दोस्ते को कोई भी परेशानी उठानी पड़े। विवेक ये सब सोच ही रहा था तभी वह थोड़ा सा और खिसक जाता है और लावा में गिर ही जाता है। और विवेक अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि वह अपने दोस्तों की बर्बादी अपनी आंखों से नहीं देख सकता था। लेकिन तभी विवेक को एक झटका लगता है और फिर उसे ऐसा लगता है जैसे वह बहुत तेज जमीन पर गिरा हो। विवेक की कुछ भी समझ में नहीं आता है कि उसके साथ अभी क्या हुआ है। तो वह अपनी आंखें बंद खोलता है और देखता है कि वह अभी भी ब्लैक टॉवर के दूसरे टेस्ट में है और वह टेस्ट से बाहर नहीं हुआ है। विवेक ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर देखने की कोशिश करता है कि वह किस वजह से इस टेस्ट से फेल होने से बच गया है। और फिर उसे दिखता है एक बड़ा सा गोल्डन रंग का ड्रैगन, जो कि कोई और नहीं बल्कि गोल्डन ड्रैगन ही था। गोल्डन ड्रैगन फिर वापस अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है और फिर विवेक को तीसरे रूम में आने के लिए कहता है और फिर खुद गेट से होकर तीसरे रूम में चला जाता है। विवेक अभी भी दूसरे रूम में ही था और अब उसकी यह भी समझ में आ गया था कि स्टूडेंट दूसरे टेस्ट में फेल क्यों होते हैं। वह सब भी अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए इसी तरह बैठकर कल्टीवेशन करते हैं और अपने लेवल को बढ़ाते हैं। और जो यहाँ पर ज्यादा समय तक बैठा रहता है, उसे यहाँ की एनर्जी लावा में गिरकर टेस्ट से बाहर कर देती है। विवेक की समझ में एक बात और आती है कि उसे यहाँ पर कोई इनाम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इस दूसरे टेस्ट में इनाम और टेस्ट दोनों एक ही चीज है, और वह है नीचे बह रही लावा की नदी। इसकी वजह से स्टूडेंट अपना लेवल भी बढ़ा सकते हैं और इसी की वजह से इस टेस्ट में फेल भी हो सकता है। विवेक यही सब सोचकर फिर तीसरे टेस्ट में भी चला जाता है। नॉर्थ कुंफू अकेडमी में रखे पत्थर पर अब फिर से शब्दों बदले और वह आ गया। विवेक रोया -3 और पार्थ सिंह 5।
वहां खड़े जितने भी स्टूडेंट पत्थर पर नजर आ रहे नंबरों को देख रहे थे तो उन्हें खुशी हो जा रही थी। उनमें से तो अब किसी को भी विवेक के जीतने की उम्मीद नहीं थी। और यह सब उनके लिए था भी अच्छा ही। अगर विवेक हारता है तो इसमें बाकी सब स्टूडेंट का तो फायदा ही था। और अगर उन सब स्टूडेंट में से अगर सबसे ज्यादा कोई खुश था तो वह था संजय को। इस वक्त यहाँ पर सबसे ज्यादा खुशी हो रही थी। संजय को तो पार्थ भगवान का भेजा हुआ दूत लग रहा था, जो कि सिर्फ और सिर्फ संजय की मदद करने के लिए ही धरती पर आया था। वहां खड़ा हर स्टूडेंट विवेक को पार्थ से पीछे रहते हुए देखा। वह सब बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे और सोच रहे थे अब वह सब अमीर होने वाले हैं। वही विवेक ब्लैक टॉवर के अंदर जैसे ही तीसरे रूम में गया था तो उसका पिछला गेट तुरंत बंद हो गया था और फिर देखते ही देखते वह एक रेगिस्तान में आ गया था। और फिर वहां पर एक डिमन आता है। विवेक उसे बिना वक्त लगाए मार देता है और फिर वह रेगिस्तान एक जंगल में बदलने लगता है। और फिर वहां भी विवेक के सामने एक डिमन आता है। विवेक उसे भी बिना तकलीफ के मार देता है। विवेक ने जैसे ही एक और डिमन मारा तो वह जंगल जैसी दिखने वाली जगह वापस से एक रेगिस्तान में बदल गई और विवेक के सामने एक गोरिल्ला डिमन आ गया। विवेक को वह डिमन देखने में ज्यादा ताकतवर नहीं लग रहा था। विवेक ने ब्लैक टॉवर के पहले टेस्ट को पास करने के बाद दूसरे टेस्ट में जाकर विवेक और गोल्डन ड्रैगन ने लावा की नदी में से निकलती एनर्जी से कल्टीवेशन की थी, जिसकी वजह विवेक और गोल्डन ड्रैगन उन दोनों को ही बहुत फायदा हुआ था। जिसके बाद विवेक ने तीसरे टेस्ट में जाने की सोची और फिर विवेक तीसरे टेस्ट में चला गया था। विवेक के तीसरे टेस्ट में जाते ही वह एक रेगिस्तान में आ गया और फिर उसके सामने एक डिमन आ गया था, जिसे विवेक ने बड़ी आराम से मारकर तीसरे टेस्ट को भी पास कर लिया था। और फिर वह अपने आप ही अगले टेस्ट में आ गया था। विवेक को अगले टेस्ट में भी एक डिमन से ही लड़ना था और विवेक ने उसे भी आराम से मार दिया और फिर वह अपने आप ही अगले टेस्ट में आ गया था। विवेक ने अभी तक एक भी इनाम नहीं लिया था, उसे जो भी मिल रहा था वह तो गोल्डन ड्रैगन तुरंत खा जाता था। वह विवेक को एक पल के लिए ये भी नहीं दिखाता था कि वह ट्रेजर है क्या। विवेक फिर अपने अगले टेस्ट के लिए एक रेगिस्तान में आ गया था। वही नॉर्थ कुंफू अकेडमी के पत्थर पर अब लिखा हुआ था, विवेक रोय 5 और पार्थ सिंह 6। विवेक देखता है कि उसके सामने अब लड़ने के लिए एक गोरिल्ला डिमन आया है, जो देखने में ज्यादा ताकतवर नहीं लग रहा था। उसे देखकर विवेक उसकी तरफ अपनी स्वॉर्ड से एक स्लेस अटैक करता है। विवेक की स्वॉर्ड से एक काले रंग का स्लेस अटैक उस डिमन की तरफ जाता है और वह डिमन इतना ज्यादा कमजोर था कि उसके स्लेस अटैक लगते ही उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं और वह डिमन वहीं पर मर जाता है। लेकिन उस डिमन के मरने के बाद भी विवेक अगले लेवल पर नहीं पहुंचता है। विवेक सोच रहा होता है कि वह अगले लेवल पर क्यों नहीं पहुंचा। तभी वह देखता है कि वह गोरिल्ला जो 2 टुकड़ों में बटा हुआ था अब वह फिर से जुड़कर खड़ा हो गया है और वह फिर से विवेक पर अटैक करने के लिए आ जाता है। विवेक फिर एक बार और उस डिमन पर अटैक करता है और फिर से उस डिमन के 2 टुकड़े कर देता है। लेकिन फिर वही होता है जो कि पहले हुआ था, उस डिमन के टुकड़े फिर से जुड़ गए। विवेक की समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। वह डिमन बार बार उठकर खड़ा हो जाता है और फिर से विवेक पर अटैक करने लगता है। विवेक उस डिमन को बार बार मारने लगता है। वह कभी उसके 5 टुकड़े करता है तो कभी 10, लेकिन वह डिमन हर बार जुट जाता है और फिर विवेक पर अटैक करने लगता है। वह गोरिल्ला डिमन वैसे तो इतना ताकतवर नहीं था, लेकिन वह उसे बार बार मारकर थक गया था और अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। विवेक सोच ही रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, तभी गोल्डन ड्रैगन ने उसे कहा, तुम इसे इस तरह कभी नहीं हरा सकते हो, जल्दी अपनी मेंटल आई से इसकी कमजोरी देखो। गोल्डन ड्रैगन की बात सुनने के बाद विवेक वो ही करता है जो कि उसे गोल्डन ड्रैगन ने करने के लिए कहा था। विवेक ने तुरंत अपनी थर्ड आई ट्रेजर की स्किल मेंटल आई का इस्तेमाल करने लगा। विवेक ने गोरिल्ला को देखा तो उसका तो दिमाग ही खराब हो गया। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ गलत देख लिया है और वह फिर अपनी आंखों को मलता है और फिर एक बार और गोरिल्ला डिमन को देखता है। विवेक की गोरिल्ला को दूसरी बार देखने के बाद भी विवेक को वही दिखता है जो कि उसे पहले दिखा था और अब विवेक का सिर चकराने लगा था। विवेक ने अपनी मेंटल आई से देखा था कि गोरिल्ला की कमजोरी तो बहुत सारी है, लेकिन उसके अंदर उसकी आत्मा ही नहीं, जिसकी वजह से यह गोरिल्ला मरने के बाद भी वापस से खड़ा होकर अटैक के लिए तैयार हो जाता है। विवेक की तो बस एक ही बात समझ में नहीं आ रही थी कि अगर इस गोरिल्ला के अंदर आत्मा ही नहीं है तो ये जिंदा कैसे है, और अगर जिंदा है भी तो ये बिना आत्मा के तो मर ही नहीं रहा है, और अगर यह मरेगा नहीं तो मैं ये टेस्ट कैसे पास करूंगा। विवेक अपने दिमाग के सारे घोड़ों को दौड़ा कर देख लेता है, लेकिन उसकी कुछ समझ में नहीं आता है कि वह इस डिमन को कैसे मार सकता है। विवेक जब कुछ भी नहीं समझ पाता है तो फिर वह गोल्डन ड्रैगन से सलाह लेता है।
अरे इसके अंदर तो आत्मा ही नहीं है, और अगर इसके अंदर आत्मा नहीं है तो हम इसे मारेंगे कैसे? विवेक ने गोल्डन ड्रैगन से परेशान होकर पूछा। अरे तुम्हें इतना भी नहीं पता, ये तो बड़ा आसान टेस्ट है, गोल्डन ड्रैगन ने विवेक से चिढ़ते हुए कहा। गोल्डन ड्रैगन की बात सुनकर तो विवेक का खराब दिमाग और भी ज्यादा खराब हो गया। एक तो पहले से ही विवेक यही सोच सोचकर परेशान हो गया था कि इस गोरिल्ला डिमन को कैसे मारा जा सकता है, लेकिन फिर भी उसकी कुछ समझ में नहीं आया। और अब ये गोल्डन ड्रैगन इतनी मुश्किल चीज को आसान बता रहा है, कहीं यह विवेक के साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहा है। विवेक की गोल्डन ड्रैगन की बात समझ में नहीं आई थी, इसलिए ही उसने गोल्डन ड्रैगन से पूछा, आसान? ये तुम्हें आसान लग रहा है? तो बताना जरा मुझे भी, मेरी तो समझ में नहीं आया कि यह तुम्हें आसान क्यों लग रहा है। विवेक की बात सुनकर गोल्डन ड्रैगन ने अजीब सा मुंह बनाया और फिर कहा, अगर इस गोरिल्ला के अंदर इसकी आत्मा नहीं है, तो इसका मतलब तो साफ ही है कि हमें इस टेस्ट में इसे मारना नहीं है, बल्कि इसकी आत्मा को ढूंढना है।